तो फ्री कांस्टेंट में मतलब क्या है? तो सीधा सीधा फ्री कांस्टेंट का एग्जैक्ट सेक्शन 13 का मीनिंग, टू और ए मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब, कॉन्सेंट माने राजी होना। कॉन्सेंट मतलब राजी होना। when they agree upon the same thing in same sense। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो ही सकता है। कॉन्सेंट मतलब क्या? पहले बात हो रहा है कॉन्सेंट मतलब क्या है। फ्री वाला वर्ड बाद में। कॉन्सेंट का मतलब ये है कि जब दो लोग सेम थिंग एंड सेम सेंस में राजी हो, when they agree। कॉन्सेंट मतलब एग्री होना। अब यदि मैं बोलूं कि मैं एक मार्कर 10 रुपया में बेचूंगा, प्रॉब्लम ब्लू वाला ना ब्लैक वाला? ब्लू वाला ना। तुम भी ब्लैक समझ रहे, हम भी ब्लैक समझ रहे, तब हम दोनों क्या है, सेम थिंग में राजी हैं, सेम सेंस में। तू ब्लू समझ रहा और मैं ब्लैक समझ रहा हूं, इसका मतलब हम लोग कॉन्सेंट में नहीं है। हम लोग कॉन्सेंट में तभी होंगे जब दोनों के दोनों क्या है, सेम कलर पे राजी हो रहे हैं। सेम कलर पे राजी हो रहे हैं। ओके। तो दो विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए वर्ड क्या है, सेम थिंग एंड सेम सेंस। तो बोला गया कि कॉन्सेंट है। तब क्या बोला गया, कॉन्सेंट। तो यदि बेसिकली जो कट करने की आदत में जा रहे थे, जिसके कारण बार बार उसे थोड़ा सा कट कर रहा था कि नहीं, अच्छा इसमें से क्यों, इधर से था। तो फ्री कॉन्सेंट में सेक्शन 13 किसका डेफिनेशन दिया बाबू? पहले सेक्शन 13 किसका डेफिनेशन दिया? कॉन्सेंट का डेफिनेशन दे रहा है, कॉन्सेंट का। तो अंडर सेक्शन 13 लिखो, अंडर सेक्शन 13 कॉन्सेंट हेडिंग देखे, टू और ए मोर पर्सन, two or a more persons said to be consent when they agree, said to consent when they agree upon the same thing, when they agree upon the same thing in same sense, in same sense। दोनों सेम थिंग हो और सेंस भी क्या हो, सेम हो। सेंस यानी दोनों की फीलिंग भी सेम हो। तो ये तो सिर्फ कॉन्सेंट था, लेकिन हमारा इन्फोर्सिबिलिटी में वर्ड कौन सा था, फ्री कॉन्सेंट। तो सिर्फ कॉन्सेंट के बाद अब फ्री भी जोड़ेंगे। तो लिखो फिर, अंडर सेक्शन 14 फ्री कॉन्सेंट में सेक्शन का हेडिंग 14, consent is said to be free, consent is said to be free when it is not caused by, when it is not caused by, पहला पॉइंट, वन, coercion, टू,
coercion, Coercion. Undue influence, number two. Undue influence. Number three, fraud. Number three, fraud. Number four, misrepresentation. Misrepresentation. And number five, mistake. ओके, तो ये पांच चीज होने से कॉन्सेंट को क्या बोला जाएगा? फ्री नहीं है। और फ्री नहीं है तो इन्फोर्सेबिलिटी भी नहीं होगा। यानी कॉन्सेंट में ये पांचों नहीं होना चाहिए। पांचों क्या है? नहीं होना चाहिए। नॉट कॉज्ड बाई। नॉट। अब हम लोग इस चैप्टर में यही पांच चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। यदि कॉन्सेंट फ्री नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? उसके नीचे लिखोगे, when consent is caused by the caused by any of the above, any of the above, contract is voidable. Contract is voidable at the option of the party. Any of the above contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused. Whose consent was so caused. Was so caused. एनी ऑफ द अबव में एक वर्ड जोड़ लेना, एक्सेप्ट मिस्टेक। एनी ऑफ द अबव में एक वर्ड जोड़ लेना, एक्सेप्ट मिस्टेक। मतलब बाकी चार। बाकी चार में से एक भी यदि कॉन्सेंट में रहा तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या? वॉइडेबल। और वॉइडेबल में क्या था? वैलिड भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है। एक के लिए तो ऑलवेज वर्ड है, मतलब सॉरी वैलिड है, बट दूसरे के लिए वर्ड और वैलिड दोनों हो सकता है। किसके लिए? जिसका कॉन्सेंट तुमने चार में से किसी एक से लिया। मिस्टेक में क्या होगा? मिस्टेक में बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाने वाला है? वॉइड। लिखो, कॉन्सेंट कॉज्ड बाय मिस्टेक। कॉन्सेंट कॉज्ड बाय मिस्टेक makes the contract void. Makes the contract void. तो पांच कौन कौन सी चीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को फ्री, मतलब कॉन्सेंट को फ्री नहीं बनाती हैं? क्लियर? अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन? कोअर्सन। तो पीछे कौन सा दो सेक्शन देखा? 13। 13 में क्या था? कॉन्सेंट का डेफिनेशन। 3 में प्री कॉन्सेंट का डेफिनेशन। और अभी बात किसकी? 15। तो हेडिंग लिया कोअर्सन। कोअर्सन सबसे पहले अंडर सेक्शन 15, coercion is the committing. Coercion is the committing or
threatening to commit, threatening, threatening to commit, comma, any act, threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, forbidden by the Indian Penal Code, forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining, or the unlawful detaining, comma, or threatening to detain, or threatening to detain any property to the prejudice, to the prejudice of any person, to the prejudice of any person, whatever, comma, with the intention, with the intention of causing any person, the intention of causing any person to enter into a contract, to enter into a contract. चलिए पहला सेंटेंस बोलो, क्या बोले हो? बोलो। वर्सन इज द व्हाट? कमिटिंग, कमिटिंग मतलब कुछ करना। कमिटिंग मतलब कुछ अपराध करने की तरह बोल सकता है। कमिटिंग मतलब कोई काम को करना। ठीक है। दूसरा, थ्रेटनिंग टू कमिट, करने के पहले डराना, करने के पहले, एक हुआ तुम गोली मार दिया, क्योंकि तो मार दिया, कर दिया। और एक हुआ बंदूक दिखा रहा है, मार देंगे, क्या कर रहे? सेट कर रहे। ठीक है। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द वॉट? आईपीसी। आईपीसी क्या होता है? क्रिमिनल लॉ का है पार्ट। एक लॉ है, उस लॉ में बोला गया है ये चीज आपको नहीं करना है, और करोगे तो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। ठीक है। आप किसी को मार सकते हो, लॉ बोलता है। मारने का हक नहीं है ना। थप्पड़ बोल लो, या बंदूक से ही बोल लो, या फिर कोई हथियार से ही बोलो। ठीक है। गाली देना या कुछ भी, वट एवर में भी। तो क्या बोला? पहला लाइन फिर से बोलो। एनी एक्ट, वर्सन इज द वर्ड, कमिटिंग, कब, बस पहले वहीं तक रुक जाओ। पहला सेंटेंस क्लियर? कोई भी आईपीसी के अंदर का ऐसा काम जिससे लॉ मना करता हो, फॉरबिडन। कौन सा वर्ड? फॉरबिडन मतलब मना करना। आईपीसी उस चीज को क्या करता है? उस हरकत को क्या कर रहा है? मना कर रहा है। और तुम उस हरकत को क्या है, कर रहे हो, या फिर उससे क्या कर रहे हो, डरा भी रहे हो। ठीक है। और एंड और में अंतर क्या है?
एंड ए एंड बी दोनों को साथ जाना होगा, और ए और बी, ए भी आएगा तो चलेगा, बी भी आएगा तो चलेगा। तो ध्यान रखना, जब लॉ हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और यानी पहला करो या दूसरा, अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेनिंग मतलब, कभी सोचा ना पुलिस डिटेन, डिटेनिंग मतलब रोक के रखना। डिटेनिंग मतलब क्या हुआ, रोक के रखना। और रोक के रखा कैसे, अनलॉफुल, गलत तरीके से। तू मेरा 5,000 रुपया नहीं दिया, तेरा एक सामान मेरे पास था, मैंने उसे रोक के रखा, मैंने उसे क्या किया, रोक के रखा। तो उसका भी नियम है, तेरे से छीन के रोक के नहीं रख सकता हूँ। मेरे पास पहले से वो क्या है, होना चाहिए था। और 1,000 रुपया या 5,000 के लिए कंडीशन, ऐसा कभी बात हुआ हो हम लोगों में? तो वर्ड क्या है, अनलॉफुल डिटेनिंग, या फिर क्या है, थ्रेटनिंग टू डिटेन। रोक के रखे नहीं है बट डरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और ये जो दोनों था, कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट, अनलॉफुल डिटेनिंग एंड थ्रेटनिंग टू डिटेन, ये दोनों का कारण क्या है, फिर टू द व्हाट, प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन। अब प्रिजुडिस मतलब एग्जैक्ट फीलिंग, प्रिजुडिस का भूल भी जाता हूँ, क्या नाम बोला। और कुछ वर्ड तुझे बार बार मिलेंगे, बस ध्यान रख लेना। प्रेजुडिस मतलब ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और व्हाट, एक्चुअल एक्सपीरियंस। लॉ में हार्मफुल, हार्म और इंजरी that results or may result some action or what, judgment। prejudice मतलब क्या रहा एक तरह से, हार्म और इंजरी, हार्म और इंजरी। ओके, बिना एग्जैक्ट मीनिंग का कभी लॉ को आगे जाने मत देना। हार्म और इंजरी ऑफ व्हाट, एनी पर्सन। चलिए, जो कुछ अपराध किया या डरा रहा है या रोक के रखा है, इन सब का मकसद विद द इंटेंशन ऑफ, इंटेंशन था कि किसी आदमी को तू एग्रीमेंट में आने के लिए क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है, कंपल्सरी कर रहा है। कोअर्सन, एक बहुत सिंपल भाषा में जोर जबरदस्ती, बहुत सिंपल भाषा में जोर जबरदस्ती किसी से क्या कर रहा है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। बट वो तो जनरल वर्ड था जोर जबरदस्ती, एग्जैक्ट वर्ड तुझे एक्सप्लेन करते वक्त ये बोलना पड़ेगा। शब्दों को यही तोड़ना ही लॉ की तेरी समझ बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये स्टडी को जोड़ ही नहीं पाएगा। तो वर्सन इज द कमिटिंग और व्हाट, threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any persons to enter into a war agreement। तो ध्यान रखना चाहिए, कोर्सन कुछ भी हो सकता है संबंधित। अब मान ले किसी के लड़के को किसी ने किडनैप कर लिया, और एक दूसरा आदमी मान लो उसे कॉन्ट्रैक्ट भेजा
पहले नहीं कर रहा था, तो लड़की को क्या किया, किडनैप कर लिया। तो क्या वो अपनी मर्जी से गया? तूने तो कोई फोर्सफुली किया ना। और तूने क्या किया, डिटेन किया, अपराध भी किया, पेमेंट भी किया। चल तूने लड़की को किडनैप नहीं किया बट डराया, नहीं करोगे ना, तो लड़के को क्या करूंगा, किडनैप कर लूंगा। तो इन सबको बोला गया व्हाट, कोअर्सन। सेक्शन 15 में डेफिनेशन था, तो सेक्शन 19 क्या बोलता है, यदि किसी को कोअर्सन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करवाए हो तो फिर वो क्या है, वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे, जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, जिसका कॉन्सेंट तूने कोअर्सन से लिया, जिसने बंदूक दिखाया वो तो गलत था ना, जो डर के किया उसके लिए कोअर्सन है, उसके लिए ऑप्शन क्या रहा, वॉइडेबल। और यदि, क्या बोला, मान ले तूने बंदूक दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला, 20 लाख दे और ये जमीन तुझे लेना पड़ेगा। अब 20 लाख रुपया बंदूक दिखा के तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। तू कोर्ट में क्या बोलता, सर हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मेरे को डराया था। उस समय तू अकेला था, डर के मान गया था। बाद में तेरे पास हिम्मत आई, दो चार लोग थे, तूने क्या किया, मना कर दिया, वर्डेबल था तेरे लिए। अब मना कर दिया तो तू जो पैसा दिया था वो कम से कम क्या होगा, रिटर्न होगा ना। ठीक है। या मैंने बंदूक दिखाई कि क्या क्या जमीन तेरे को देना पड़ेगा, ये पकड़ 5 लाख रुपया, और तू जमीन मेरे नाम पे क्या करेगा, लिखेगा। वो बोलता सर नहीं हम जमीन नहीं बेचेंगे। ठीक है मत बेच, बट उसका 5 लाख रुपया तो क्या कर, वापस तो दे। तो जनरल बात है भाई। तो इसको बोला गया व्हाट, इफेक्ट ऑफ कोअर्सन। तो इफेक्ट ऑफ कोअर्सन कौन से सेक्शन में है, 19 में कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं। ठीक है। और पैसा वापस करना कौन सी सेक्शन में है, 72, 72। तो हेडिंग ले लो, इफेक्ट ऑफ कोअर्सन अंडर सेक्शन 19। पहला, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोअर्सन, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोअर्सन is voidable at the option of the party, is voidable at the option of the party whose consent was so obtained, whose consent was so obtained. Okay. Next, second part. A person to whom money has been paid, a person to whom money has been paid, money has been paid, or anything delivered under coercion, anything delivered under coercion must repay or return it, must repay or return it. Okay.
के बाद आईपीसी में क्या क्या चीज मना किया गया है, क्योंकि वो सारी चीज करोगे तो क्या माना जाए। तो भाई अब आईपीसी में तो बहुत कुछ लिखा गया है, वो तो याद करना संभव है नहीं, बहुत कुछ है। उसमें एक इमोशनल पार्ट है। आप किसी को डरा रहे थे कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। तुम उसको मारे नहीं हो। तुम क्या बोले कि तुम यदि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बोला क्या ये कोर्सन है। तो डिपेंड करता है क्या ये हरकत आईपीसी में फॉरबिडन है। यदि ये हरकत आईपीसी में क्या है, फॉरबिडन है, तब तो फिर कोर्सन है। और आईपीसी में ये हरकत फॉरबिडन है, यानी यदि सुसाइड किए और बच गए तो पुलिस उल्टा तुम्ही को पकड़ के क्या करेगी, लेके जाएगी। तो सुसाइड थ्रू फॉरबिडन आईपीसी इज व्हाट, not punishable. A dead man cannot be what? Punished. But committing or threatening to commit any act, but committing or threatening to commit any act, वो क्या बोला, बोला वो तुम्हारा क्या है, फॉरबिडन है। वो क्या है, फॉरबिडन है। बोला वो फॉरबिडन है। अब जो मर गया उसको क्या तुम अब सजा दोगे, वो तो बेचारा मर गया। लेकिन जिस डरा रहा है ना, तो वो तुम्हारा क्या माना जाएगा, कोअर्सन माना जाएगा। क्लियर। तो कोअर्सन में बस इतना ही था। क्लियर। अब आ जा अगला हेडिंग, वॉट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16। A contract is said to be induced. A contract is said to be induced by undue influence, by undue influence where the relationship, where the relations subsisting between the party, where the relation subsisting between the party are such that, are such that one of the party in a position, one of the party in a position to dominate the will of the other, to dominate the will of the other, and he uses the position, and he uses the position to obtain an unfair advantage, to obtain an unfair advantage over the other, over the other। अब चलो इसको तोड़ते हैं टुकड़े में। कोअर्सन, फोर्सफुली,
अनड्यू इन्फ्लुएंस इमोशनली, कोवर्सन क्या हुआ, फोर्सफुली। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा, इमोशनली, मतलब इमोशनली। मैंने तुम्हें मारा तो नहीं, बट मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम अपना मोबाइल मुझे 1000 रुपया में देगा। तो हुआ क्या कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट का था, और मैं वन ऑफ द पार्टी टीचर तुम्हारे इच्छाओं को क्या करता हूं, डोमिनेट कर रहा हूं। कभी कभी टीचर एक स्टूडेंट को मतलब जबरदस्ती परेशान कर रहा है, मैं डोमिनेट कर रहा हूँ तेरी इच्छाओं को ना, यार सर बुरा मान जाएगा, चलो 1000 में क्या करते हैं, दे देते हैं। तो मेरा और तुम्हारे बीच ऐसा रिश्ता है कि मैं तुम्हारे विल को क्या कर रहा हूँ, डोमिनेट कर रहा हूँ। और उस पोजीशन का मैंने एक गलत फायदा क्या किया, उठाया। 15,000 या 10,000 का मोबाइल तो मैंने तेरे से 1000 में ले लिया, मैंने तेरे से क्या किया, 1000 में ले लिया। अब या तो दो चीज होता है, या तो टीचर छोड़ दो, बात ही खत्म, फालतू का यार परेशान करे। नहीं, तो कभी कभार इंसान इमोशनली उसे ब्लैकमेल क्या है, किए जा रहा है। तो ध्यान रहे, अनड्यू इन्फ्लुएंस का परिभाषा क्या है, और हर एक एलिमेंट होना जरूरी है, हर एक एलिमेंट होना जरूरी है। एक तो तुम उसके विल को क्या करते हो, डोमिनेट करते हो। दूसरा, उस डोमिनेशन का तुमने गलत फायदा क्या किया, उठाया। और ऑब्वियसली उनके बीच का रिश्ता ऐसा था कि वो डोमिनेट कर रहा है। तो सेम थिंग सेम सेंस की कॉन्सेप्ट में क्या बोला, पर्सन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, कि दो लोगों में एक क्लोज रिश्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज रिश्ता होना चाहिए। दूसरा, एक बंदा एक दूसरे के विल को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ दो तीन रिश्ते की बात हो रही है, फादर एंड सन। बोलोगे तो मालूम है कि फादर का तो एक रियल अथॉरिटी है, फिर मालिक एंड नौकर, या फिर डॉक्टर एंड वॉर्ड, इस अथॉरिटी को क्या बोला गया, रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, जो सीधा सीधा कंट्रोल दिखता है। जो मालिक बोलेगा वो नौकर को क्या है, करना पड़ेगा। जो डॉक्टर बोलेगा वो पेशेंट को करना पड़ेगा। जो फादर बोलेंगे वो सन को करना पड़ेगा। दूसरा है फ्यूडिशरी रिलेशन। फ्यूडिशरी मतलब विश्वास, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसमें क्या हो गया, अभी फादर एंड, ये तो रियल एंड अपरेंट भी था, विश्वास भी था, दोनों है। सॉलिसिटर, लॉयर एंड क्लाइंट। अब क्लाइंट तो सारी चीजें खुल के अपने लॉयर को क्या करता है, बता देता है, भाई हस्बैंड वाइफ एंड वॉट, डेटर एंड क्रेडिटर। अब उधार ले रहा है तो भाई तुम एक सही दाम ले। और इसको बोला गया फिड्यूशियरी रिलेशन। एक स्पिरिचुअल गुरु भी आ गए, ओके। इसके अलावा यदि बोला
तो और कौन से रिश्ते हैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं? एक है व्हाट, मेंटल डिस्ट्रेस, दिमागी तौर पे बंदा एकदम थक चुका है। अब एक बीमार आदमी बहुत परेशान हो चुका है, या एक बुजुर्ग आदमी, तो कॉन्सेंट मेंटली या परमानेंटली एक तरह से अभी वो थका हुआ है, पागल है, बीमार है, ओल्ड एज है। अब एक बुजुर्ग आदमी है, वो इधर से उधर जा नहीं पा रहा, वो बोला भाई चाय ला दे, तुम बोला 200 रुपया लगेगा, दवा ला दे। अब वो बुजुर्ग आदमी को मजबूरन क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। एंड अनकॉन्सनेबल व्हाट, बार्गेन, अनकॉन्सनेबल बार्गेन मतलब अनफेयर है। एक लोन देने वाला बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ था, उससे और ज्यादा लोन इंटरेस्ट मांग रहा है, वो भी अनफेयर। तो ये चार रिलेशन की बात किया, कौन कौन सा? रियल एंड अपेरेंट, फिड्यूशियरी, और मेंटली क्या था वो, डिस्ट्रेस, एंड व्हाट। तो एक नियर रिलेशन के बाद डोमिनेट कब कर सकता है इंसान? इन चार परिस्थितियों में कर सकता है ना। और सामने वाले ने उसका एक गलत फायदा क्या किया है, उठाया है उस पोजीशन का। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रमाण। अब मान ले कि कोर्ट में मामला गया, एज ए स्टूडेंट तो कोर्ट में क्या बोलता है, सर मैं मोबाइल नहीं दूंगा, वो मेरे अनड्यू इन्फ्लुएंस का फायदा क्या है, उठा रहे थे। अब है कि क्या तू प्रूफ करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में था, या मैं प्रूफ करूंगा? कभी कभी होता है ना कि जो अपराध किया उसको बताना है कि मैंने नहीं किया, और कभी कभी सामने वाला जो आरोप लगा रहा उसको प्रूफ करना है कि उसने क्या किया किया। तो क्या बोला, यदि आदमी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता है, अवॉइड, तो जो अवॉइड करना चाहता है ना, उसको प्रूफ करना होगा, उसको प्रूफ करना होगा। सर आई हैव ए व्हाट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ओके। तो उस केस में प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, ओके। तो दूसरे टॉपिक का नाम क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में डेफिनेशन तो लिखा, और फिर उसके बाद क्या है, अफेक्ट 19A। तो पढ़ा ही था कि वो क्या होने वाला है, वर्डेबल, क्या होने वाला है, वर्डेबल। तो चल छोटा छोटा लिख ले पहले वाले से, कौन सा था, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस प्रोविजन। पहला, नियर रिलेशन एग्जिस्ट between the two, near relation exists between the what, two। फिर दूसरा, position to dominate the will, position to dominate the will under following circumstances, under following circumstances। पहला,
real and apparent authority, real and apparent authority A. B. Fiduciary relation, fiduciary relation. Third, mental distress, mental distress. Fourth, unconscionable bargain, unconscionable bargain. चार पार्ट इसके अंदर, डोमिनेट द विल में रिलेशन, फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिख थर्ड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक undue advantage, undue advantage. And fourth, burden of proof, to a party who avoid the contract on the ground of undue influence, on the ground of undue influence. Okay, अगला हेडिंग, effect of influence. Under section 19A, सामने हाइफन देके same as 19, same as 19, दोनों सेम है, अलग नहीं है, वर्डेबल है, ऑप्शन उसका है। और यदि कुछ बेनिफिट लिए हो तो क्या करना होगा, उसको वापस दे देना होगा। चलिए दूसरा, टोटल फ्री कंसेंट में कितनी बातें थी, 5। थर्ड, फ्रॉड। जिंदगी में ये वर्ड हम लोग बोलते तो बहुत जगह है, ये वर्ड हम लोग बोलते बहुत जगह है। क्या बोलते हैं, तो फ्रॉड है। तो भाई फ्रॉड होता क्या है, सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 17 में। तो सेक्शन 17 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसका डेफिनेशन है, लिखो। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स includes any of the following acts, any of the following acts committed by a party to a contract, committed by a party to a contract or with his connivance, CONNI, connivance, योगी होगा, secretly involved, चलो with or with his connivance, एक सेकेंड,
or with his connivance or by his agent, by his agent, with an intent to deceive, with an intent to deceive another party, thereto, with an intent to deceive another party, thereto, or his agent, or to induce him to enter into the contract, enter into the contract. चल, पहले तो नीचे 5 कंडीशन है और ये पांचों में से कोई एक भी रहा ना तो मान लिया जाएगा तूने फ्रॉड किया, तूने फ्रॉड किया। बट ऊपर वाला वर्ड, पहले तो ये जो वर्ड है वो बहुत खतरनाक है, इंक्लूड। मतलब फ्रॉड मतलब, इंक्लूड्स मतलब कि इनके अलावा कुछ और भी फ्रॉड में आता है ना तो वो भी फ्रॉड है, खाली यही नहीं फ्रॉड है, इनके अलावा यदि कुछ और फ्रॉड में आता है तो वो भी क्या है, फ्रॉड है। और फ्रॉड कौन कर रहा है, खाली पार्टी ही नहीं, हम किसी के साथ मिलके, कॉन्विनेंस मतलब हम नहीं किए, बट हम किसी के साथ मिलके किए, या हम अपने एजेंट से करवाए, या हम अपने एजेंट से करवाए। और ये वाला वर्ड था मेन, कुछ भी हरकत करना, इंटेंट टू वॉट, डिसीव, डिसीव जिसे बोल सकता है धोखा देना। इंटेंशन ही था, मेरी इस हरकत का इंटेंशन था कि तेरे को तेरा नुकसान क्या है, करवाता, और तेरा ही नहीं, तेरे एजेंट को भी। और इन सब का मकसद था तेरे साथ क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो 5 अलग अलग केस क्या है। द सजेशन, पहला, द सजेशन एज ए फैक्ट, द सजेशन एज ए फैक्ट कॉमा of that which is not true, of that which is not true, which is not true, comma, by one who does not believe, by one who does not believe it to be true, by one who does not believe it to be true। चल एक वर्ड बोल दो सीधा सीधा, कोई एग्जांपल, मैं ये मोबाइल बेचूंगा तो साथ साथ एक सलाह भी दे रहा हूं, क्या, ये मोबाइल का बैटरी बैकअप 12 घंटा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ 5,000, ये मोबाइल का बैटरी बैकअप 12 घंटा है, जबकि मैं जानता हूं कि ये 1 घंटे से ज्यादा का बैकअप नहीं देता है, बट मैंने तुझे सलाह दिया जो सच नहीं है, जो सच मालूम है मुझे, मुझे बिलीफ ही नहीं है कि ये ट्रू है, फिर भी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, इंटेंशन है धोखा देना। द सजेशन एज ए वॉट, फैक्ट, फैक्ट यानी सत्य है ही नहीं वो। दूसरा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज,
हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, ओके, हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। थर्ड, चल दूसरा वाला पहले क्लियर कर दे, कौन सा वर्ड है? एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव वर्ड है कंसीलमेंट के साथ साथ। ये एसी का काम क्या है? रूम ठंडा करना। तो इसका मेन काम क्या है? रूम ठंडा करना। यदि वो नहीं हो रहा है और मैंने आपको नहीं बताया और बेच दिया तो मैं फ्रॉड कर रहा हूं। सब कुछ मुझे सच बताना जरूरी नहीं है आपको ना, बट कौन सा बताना जरूरी है? उस सामान का जो एक्टिव पार्ट है, जो तो जिसके लिए ले ही रहे हो आप, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो, वो यदि मैंने छुपा लिया ना, नहीं बताया ना, तो पहले वाले में तो बोल रहा था ना, दूसरे वाले में बोला नहीं हूं, मैंने कोई सलाह नहीं दिया ये इसी ठंडा कर रहा है, ये कर, हम कुछ बोले ही नहीं, नहीं बोले तो भी फ्रॉड हो गया। क्यों? क्योंकि वो रूम ठंडा नहीं करता है। तो पहला है बोलना, दूसरा है छुपाना, दूसरा क्या है? छुपाना। एंड थर्ड, a promise made without any intention of performing it, a promise made without of any intention without performing it। मैंने तुम्हें कहा कि मैं ये पढ़ाऊंगा, बट बोलते वक्त मैं ये जानता था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन मैं उस समय क्लियर था कि अभी बोल दो झूठ बोल के, बाद में तो ये मैं करने वाला नहीं हूं। इसका मतलब ये कि मैं फ्रॉड कर रहा था। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मैं करूंगा ही नहीं, इंटेंशन ही नहीं मेरा था, बट फिर भी मैं आपको प्रॉमिस क्या है। एंड फोर्थ, जो उस खतरनाक वर्ड के कारण था, क्या? एनी अदर एक्ट फीटेड टू व्हाट? डिसीव। एनी अदर एक्ट फीटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसी हरकत जिससे तुम किसी को क्या करो, धोखा दे रहे हो। और लास्ट वाले पांचवें पॉइंट का रेलेवेंस बताएगा? बोलो। पांचवा पॉइंट तुमको बार बार मिला है और ऑलरेडी दो जगह मिल चुका है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन मतलब क्या है? मेजर हो, साउंड माइंड हो, फिर भी लॉ क्या किया? मना कर दिया। अदर इसेंशियल एलिमेंट में लास्ट वाला, एन एग्रीमेंट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक उसी तरह भले ही वो फिटेड टू डिसीव दिखे ना दिखे, बट लॉ मानता है कि ऐसी हरकत को हम क्या मानेंगे? फ्रॉड। तो क्या बोला? एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी व्हाट? लॉ बोलता भाई ये ऐसा काम को हम क्या मानेंगे? फ्रॉड मानेंगे। क्लियर? अब से भी कॉल करके बोलते हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा लाखों का फायदा होगा। ठीक है, फायदा, अब वो ऐसे मान लो कि वो सब सही भी था, बट से भी लॉ वो सब क्या बोलता है? पब्लिकली ऐसा कर नहीं सकते हो।
समझ में आया? ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज मैं मानता हूं मेन प्रोविजन की बातें यदि तुझे मालूम है तो बाकी तो तू बहुत कुछ खुद बना लेगी। जैसे ये नीचे वाला पॉइंट में ये वर्ड क्या देखा, फ्रॉड होने के लिए या तो कुछ तू रिप्रेजेंट कर रहा है या असर्ट कर रहा है, और वो क्या है। लेकिन कभी कभी चुप रहने को भी क्या बोला गया, फ्रॉड बोल दिया ना। mere silence may amount to what, fraud, or in what, active concealment may amount to what, fraud। तो पूछा क्या साइलेंस फ्रॉड है, तो सेक्शन 17 क्या बोलता है, यदि तुम्हारा ड्यूटी था बोलना, नहीं बोले हो तो फ्रॉड है। और जहां तुम्हारा साइलेंस माना जाता है क्या, बोलने के बराबर, तो फ्रॉड है। तो हेडिंग क्या रहेगा, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, फ्रॉड। हेडिंग क्या लोगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। पहला पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन और assertion is false। representation or assertion is false। okay? तो रिप्रेजेंटेशन और assertion मतलब ये कुछ बोल रहे हो, लेकिन साथ ही साथ उसी के अंदर एक हेडिंग दोगे, साइलेंस इज फ्रॉड इन फॉलोइंग सिचुएशन। साइलेंस इज फ्रॉड इन व्हाट, फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, देयर इज ए ड्यूटी टू स्पीक, देयर इज ए ड्यूटी टू स्पीक। ओके, दूसरा, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर साइलेंस इज equivalent to speech। है तो यदि तुम्हारा काम ही था बोलना एक्टिव कंसीलमेंट की तरह, फिर भी तुमने बोला नहीं है, तो ड्यूटी टू स्पीक के सामने दो वर्ड लिख, एक एक्टिव कंसीलमेंट फॉर एनीवन, एक्टिव कंसीलमेंट फॉर व्हाट, एनीवन। तो दूसरे में एनी कंसीलमेंट, एनी कंसीलमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी, एनी कंसीलमेंट फॉर व्हाट। मान ले कि मेरा एक रिलेशन, मेरे जान पहचान के एक बंदे मेरे से आए और बोले मोबाइल, मैंने कहा ठीक है। अब मालूम था कि इस मोबाइल में
बहुत सारी गड़बड़ियां है। पुराना देख के तो तुमको भी लग रहा था कि भाई कितना बैकअप देगा। हमने पहले झूठ बोला था ना, पहले तो बोला था कि 10 घंटे का बैकअप देगा। हम कुछ बोले ही नहीं। भाई तुझे भी मालूम है 1 1.5 घंटा तो चले गए। ठीक है। बट मेरे जान पहचान वाला बंदा यदि है ना, जो मेरे पे विश्वास करता है, जो मेरे पे क्या कर रहा है, उस केस में तो हमको उसे पूरा बताना था, क्योंकि वो तो मेरे से विश्वास पे ले रहा है ना। तो ड्यूटी टू स्पीक में एक क्या बोला, एक मैंने कहा तेरा क्या, एक्टिव कंसीलमेंट। ठीक है। और रिलेटेड पार्टी में तेरा क्या है, कुछ भी मत छुपाना। तब वो फ्रॉड हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। तो यही था फ्रॉड में स्टोरी। अब चला नेक्स्ट पार्ट, अरे बीच में तो छोटा है। 12। थर्ड। पहला क्या था, तो पहला पॉइंट में ही दो ठो था ना। दूसरा पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट। फैक्ट को लेके तुम कुछ बोला है, फैक्ट मतलब क्या, सच, उसको लेके बोला है, और जबकि वो है ही नहीं। थर्ड, representation should be made before the conclusion of the contract. Representation should be made before the conclusion of the contract. Conclusion of the contract. And fourth, the representation or statement made with a knowledge of its falsity. The representation or statement made with a knowledge of its falsity. नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी मतलब हमको मालूम था ये फॉल्स है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिफ्थ, अदर पार्टी acted upon the representation. Acted party, sorry, the other party acted upon the regist upon the representation. Sixth, other party relied on representation and other party relied on representation and must have been deceived, must have been deceived and suffered a loss, and suffered a loss. Suffered a loss.